नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ईटी हिंदी का मार्केट रिपोर्ट कार्ड। आज हम भारत की एक प्रमुख महारत्न कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड के वित्तीय वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही के नतीजों का गहराई से विश्लेषण करेंगे। एक निवेशक के तौर पर आपके लिए यह समझना बेहद जरूरी है कि इन नतीजों का कंपनी के भविष्य और आपके निवेश पर क्या असर पड़ सकता है। कोल इंडिया लिमिटेड भारत में कोयला उत्पादन की सबसे बड़ी कंपनी है। यह देश की ऊर्जा सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कंपनी का मुख्य व्यवसाय कोयले का खनन और वितरण है, जिससे यह देश के विभिन्न उद्योगों और बिजली संयंत्रों को ईंधन प्रदान करती है। चलिए, अब कंपनी के कुछ महत्वपूर्ण घटनाक्रमों पर नजर डालते हैं, जो इसके भविष्य की दिशा तय कर सकते हैं। ये घटनाएं एक निवेशक के लिए कंपनी की रणनीतिक सोच को समझने में मदद करती हैं। कंपनी ने 30 जून 2025 को हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य कॉपर और महत्वपूर्ण खनिज क्षेत्रों में सहयोग करना है। यह कदम कंपनी के विविधीकरण डाइवर्सिफिकेशन प्रयासों को दर्शाता है। इसके अलावा कंपनी छत्तीसगढ़ में औरंगा रेवतीपुर ग्रेफाइट और वेनेडियम ब्लॉक के लिए पसंदीदा बोलीदाता बनी है। यह खनन पट्टे के लिए नीलामी की गई थी। यह कंपनी के खनिज पोर्टफोलियो को मजबूत करेगा। नवीकरणीय ऊर्जा रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में भी कंपनी ने कदम बढ़ाए हैं। 5 मई 2025 को उत्तर प्रदेश में 500 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करने के लिए यूपीआरवीयूएनएल के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। यह हरित और नवीकरणीय ऊर्जा पहल का हिस्सा है। कंपनी ने एक नई सहायक कंपनी CIL राजस्थान अक्षय ऊर्जा लिमिटेड का भी गठन किया है। इसका निगमन 9 जून 2025 को हुआ। इसमें कोल इंडिया की 74% और RVUNL की 26% हिस्सेदारी है। यह नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में कंपनी की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अब बात करते हैं कंपनी के परिचालन प्रदर्शन की, जो सीधे तौर पर इसके राजस्व को प्रभावित करता है। पहली तिमाही में कोयला उत्पादन, ऑफ टेक और ओवरबर्डन OB हटाने के आंकड़े क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। इस तिमाही में कोयला उत्पादन 183.32 मिलियन टन रहा, जो पिछले साल की इसी तिमाही के मुकाबले 3% कम है। कोयले का ऑफटेक यानी बिक्री 191.04 मिलियन टन रहा, जिसमें 4% की गिरावट दर्ज की गई। ओवरबर्डन हटाने का काम, जो खनन प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, 507.72 मिलियन क्यूबिक मीटर रहा, जो पिछले साल से 5% कम है। इन तीनों प्रमुख परिचालन संकेतकों में गिरावट एक निवेशक के लिए चिंता का विषय हो सकती है। अब हम कोयला उत्पादन को सहायक कंपनियों के स्तर पर देखते हैं। कुल मिलाकर कोल इंडिया का उत्पादन लक्ष्य से कम रहा और पिछले वर्ष की तुलना में 3% की गिरावट दर्ज की गई। कोयला ऑफटेक में भी सहायक कंपनियों के स्तर पर गिरावट देखी गई। कुल ऑफटेक पिछले वर्ष की तुलना में 4% कम रहा। यह दर्शाता है कि बाजार में कोयले की मांग या आपूर्ति श्रृंखला में कुछ चुनौतियां हो सकती हैं। ओवरबर्डन हटाने के मामले में भी कुल मिलाकर 5% की कमी आई है। हालांकि कुछ सहायक कंपनियों ने बेहतर प्रदर्शन किया है, लेकिन समग्र आंकड़ा गिरावट दर्शाता है। इन्वेंटरी यानी स्टॉक की बात करें तो 30 जून 2025 को यह 98.94 मिलियन टन रहा। यह 31 मार्च 2025 की तुलना में 8% की कमी दर्शाता है, जो अच्छी बात है, क्योंकि कम इन्वेंट्री का मतलब है बेहतर नकदी प्रवाह। अब हम कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन पर आते हैं, जो किसी भी निवेशक के लिए सबसे महत्वपूर्ण पहलू होता है। हम राजस्व, लाभ और अन्य प्रमुख वित्तीय संकेतकों का विश्लेषण करेंगे। कंपनी का परिचालन से राजस्व यानी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इस तिमाही में 35,842 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले साल की इसी तिमाही के मुकाबले 4% कम है। शुद्ध बिक्री यानी नेट सेल्स भी 31,880 करोड़ रुपये रही, जिसमें 4% की गिरावट आई है।
कर पूर्व लाभ यानी प्रॉफिट बिफोर टैक्स पीबीटी 11,709 करोड़ रुपए रहा, जो 17% की महत्वपूर्ण गिरावट दर्शाता है। कर पश्चात लाभ यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पीएटी 8,734 करोड़ रुपए रहा, जिसमें 20% की कमी आई है। एबिटडा यानी अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन 13,165 करोड़ रुपए रहा, जो 15% कम है। शुद्ध बिक्री पर एबिटडा मार्जिन 41% रहा, जो पिछले साल के 47% से 6% कम है। यह कंपनी की परिचालन दक्षता पर दबाव को दर्शाता है। हालांकि कंपनी की कुल संपत्ति यानी नेट वर्थ 1,07,508 करोड़ रुपए रही, जो 31 मार्च 2025 के मुकाबले 8% अधिक है। यह कंपनी की वित्तीय स्थिरता को दर्शाता है। अब हम कंपनी के समेकित वित्तीय परिणामों को और विस्तार से देखते हैं, खासकर व्यय के विभिन्न मदों में क्या बदलाव आए हैं। कुल आय यानी टोटल इनकम 37,458 करोड़ रुपए रही, जो 5% कम है। वहीं कुल व्यय 25,893 करोड़ रुपए रहा, जिसमें 2% की वृद्धि हुई है। आय में कमी और व्यय में वृद्धि ने लाभप्रदता पर दबाव डाला है। व्यय के प्रमुख मदों में सामग्री की लागत में 1% की मामूली कमी आई है। हालांकि इन्वेंट्री में बदलाव के कारण व्यय में 65% की बड़ी कमी देखी गई है। कर्मचारी लाभ व्यय में 1% की कमी आई है, जिसका मुख्य कारण वेतन और मजदूरी में कमी है। हालांकि एक्चुअरी लायबिलिटी में वृद्धि ने इस कमी को कुछ हद तक संतुलित किया है। वित्त लागत में 27% की वृद्धि हुई है, जिसका मुख्य कारण बीसीसीएल और ईसीएल के आड़ों पर ब्याज में वृद्धि और छूट के अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट में वृद्धि है। डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन व्यय में 18% की वृद्धि हुई है। इसका एक बड़ा कारण 17 कोयला ब्लॉकों को सुरक्षा क्षेत्र घोषित करने के कारण अन्वेषण और मूल्यांकन संपत्ति के लिए प्रावधान है। स्ट्रिपिंग गतिविधि समायोजन में 21% की कमी आई है, जो कोयले तक बेहतर पहुंच के कारण है। यह एक सकारात्मक संकेत है। अनुबंध संबंधी व्यय में 1% की मामूली वृद्धि हुई है, जो मात्रा और दर भिन्नता के कारण है। अन्य व्यय में 7% की वृद्धि हुई है। इसमें संदिग्ध आणों के लिए प्रावधान, सुरक्षा व्यय, झारखंड खनिज वहन शुल्क और सीएसआर व्यय में वृद्धि शामिल है। हालांकि अनुसंधान और विकास व्यय में कमी भी देखी गई है। सहायक कंपनियों के प्रदर्शन पर नजर डालें तो कुछ कंपनियों ने लाभ में वृद्धि दर्ज की है। एनएसईएल का कर पूर्व लाभ 7% बढ़ा है और एसआईसीएल का कर पूर्व लाभ 2% बढ़ा है। सीआईएल स्टैंडअलोन का कर पूर्व लाभ 45% बढ़ा है, जो एक सकारात्मक संकेत है। कर पश्चात लाभ के मामले में भी एनएसईएल और एसआईसीएल ने क्रमशः 0 और 5% की वृद्धि दर्ज की है। सीआईएल स्टैंडअलोन का कर पश्चात लाभ 33% बढ़ा है। प्रमुख वित्तीय अनुपातों पर गौर करें तो आरएन इक्विटी अनुपात 0.10 रहा, जो पिछले तिमाही से थोड़ा अधिक है। चालू अनुपात 1.56 और त्वरित अनुपात 1.36 रहा। दोनों में सुधार देखा गया है। शुद्ध बिक्री पर एबिटडा मार्जिन 41% रहा, जो पिछले तिमाही के समान है, लेकिन पिछले साल की इसी तिमाही के 47% से कम है। प्रति शेयर आय यानी अर्निंग पर शेयर ईपीएस 14.19 रुपए रही। कुल बिक्री मात्रा में 4% की कमी आई है, जो 190.59 मिलियन टन रही। एफएसए, फ्यूल सप्लाई एग्रीमेंट और ई नीलामी दोनों में मात्रा में कमी देखी गई है। हालांकि एफएसए में प्रति टन मूल्य में वृद्धि हुई है। सकल व्यापार प्राप्य यानी ग्रॉस ट्रेड रिसीवेबल्स 17,356 करोड़ रुपए रहे, जो 31 मार्च 2025 के मुकाबले 3,619 करोड़ रुपए अधिक हैं। प्राप्यों में यह वृद्धि नकदी प्रवाह पर दबाव डाल सकती है। कुल मिलाकर कोल इंडिया लिमिटेड ने इस तिमाही में परिचालन और वित्तीय दोनों मोर्चों पर कुछ चुनौतियों का सामना किया है। खासकर उत्पादन और लाभप्रदता में गिरावट देखी गई है।
हालांकि कंपनी रणनीतिक रूप से विविधीकरण और नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश कर रही है, जो भविष्य के लिए सकारात्मक संकेत हैं। एक निवेशक के तौर पर आपको कंपनी के परिचालन प्रदर्शन में सुधार, व्यय नियंत्रण और नई रणनीतिक पहलों के कार्यान्वयन पर बारीकी से नजर रखनी चाहिए। ये कारक ही कंपनी के भविष्य के विकास पथ को निर्धारित करेंगे। तो दोस्तों, यह था कोल इंडिया लिमिटेड के वित्तीय वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही के नतीजों का विस्तृत विश्लेषण। उम्मीद है आपको यह जानकारी अपने निवेश निर्णयों में सहायक लगेगी। अगर आपके कोई सवाल हैं या आप किसी और कंपनी के नतीजों का विश्लेषण चाहते हैं, तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको ऐसे ही महत्वपूर्ण वित्तीय विश्लेषण मिलते रहें।